हाय दोस्त, आज मैं आप लोगों को जो शेष बच गए थे राष्ट्र निर्माण की चुनौती का जो फैक्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का महात्मा गांधी की शहादत तक पढ़े थे। उसके बाद बच गया था देशी रियासतों की विलयन या फिर आप रजवाड़ा क्षेत्र की विलयन से संबंधित जो प्रश्न थे उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर करके जरूर बोलें, सुझाव दें और किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है वो जरूर लिखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और वीडियो के माध्यम से फिर से आपको समझाएंगे। तो चलिए हम आते हैं देशी रियासतों की विलयन। पहले आपको समझना होगा कि देशी रियासत क्या था। तो आपको ये जानना होगा कि भारत दो भाग में बटा हुआ था। जब भारत पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था कायम था उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था और दूसरे भाग में ब्रिटिश का राजाओं पर नियंत्रण था, यानी राजा वहां शासन चलाते थे और राजा जो थे वो ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर रखे थे। तो आपको पहले ये जानना होगा ब्रिटिश अधीन भारत, ब्रिटिश अधीन भारत दो प्रकार का था। यहाँ पे देखिए, पहला जो था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र, और दूसरा था देशी रियासत या रजवाड़ा। देखिए, इस पे तो सीधा ब्रिटिश का प्रभुत्व था, लेकिन इसमें क्या जो था, यहाँ का शासक शासन चलाते थे, शासन चलाते थे। और ये जो शासक जो थे ये ब्रिटिश प्रभुत्व का जो भी गवर्नर होते थे या प्रमुख अधिकारी होते थे उसकी अधीनता को स्वीकार कर रखे थे। ये क्षेत्र पर शासन तो चलाते थे लेकिन ये इन्हीं के अनुरूप शासन चलाते थे। यह क्षेत्र कहलाया देशी रियासत। आपको यहाँ यह समझना है कि देशी रियासत का विलयन क्या है। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो आपको पहले हम बता चुके थे कि एक घोषणा किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग जो भी संविधान बनाएंगे वह उसी क्षेत्र पर लागू होगा जिस क्षेत्र के लोग उसे स्वीकार करेंगे। जबरदस्ती उसे किसी क्षेत्र पर लागू नहीं किया जाएगा। अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई। ये जो देशी रियासत वाले जो क्षेत्र थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। हैदराबाद का निजाम, त्रावणकोर का शासक, मणिपुर का शासक, अनेक तरह के ऐसे शासक जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई। देखिए, बहुत सारे राज्यों को तो जबरदस्ती मिलाया गया। आप जानते होंगे कि हैदराबाद को जबरदस्ती 1948 ईस्वी में भारत सरकार मिलाया। वहाँ के जो जनता था निजाम का विरोध कर दिया और जनता को दबाने के लिए जो है निजाम बल प्रयोग किया, सैनिक का प्रयोग किया, अपना सेना को जनता को दबाने के लिए प्रयोग किया। वहाँ के महिलाओं पर अत्याचार किया, लूटपाट, रेप जैसी घटनाएं आम बात हो गई थी हैदराबाद में। भारत सरकार को ये बात कुछ भाई नहीं और सैनिक अभियान के द्वारा निजाम की सेना को मात दे दिया। निजाम आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। ऐसे ही समस्या थी आपका मणिपुर में। मणिपुर के जो शासक थे वो भारत सरकार से आजादी के पूर्व ही संधि कर लिए थे कि हम मणिपुर को जो है भारत में विलयन कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो स्वायत्तता जो है मेरी बनी रहेगी। किंतु 1948 ईस्वी में ही वहाँ के जनता शासक का विद्रोह कर दिया और जनता के दबाव में आकर के वहाँ फिर से चुनाव करवाने पड़े। बाद में जाकर मणिपुर भारतीय क्षेत्र में भारतीय संघ में शामिल हुआ। इतना तक थमा नहीं,
इतना तक थमा नहीं। अभी देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया है और भारत जो है किस तरह से मतलब विभाजित हुआ, किस तरह से बटा, आजादी के बाद भी जो है एक संघ बनाने के क्षेत्र में बहुत प्रक्रियाएं झेलनी पड़ी। आपको पता होगा कि भारत जो है जब आजाद हुआ था तो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो अनुच्छेद 2 और 3 में, पहले नंबर तो अनुच्छेद में एक में ये कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा नंबर में अनुच्छेद 2 और 3 में ये कहा गया था कि संसद जो है किसी क्षेत्र को मतलब संघ में शामिल करने के लिए, नामाकरण के लिए, अलग करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ये संसद का अधिकार दिया गया था। अब हम आते हैं 1951-52 देखते हैं। 1951-52 में हुआ क्या, जब संविधान लागू हो गया 1950 ईस्वी में, तो हमारे देश के जो राजनीतिक दल थे, जो सत्ता प्रभुत्व नेता थे, वो राष्ट्र के एकीकरण में किस प्रकार से एकीकरण किया जाए यह प्रक्रिया सोच रही थी। पहले आपको यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि 1920 के आंदोलन में, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में ये कहा गया था कि जब भारत आजाद होंगे तो जो संघ में राज्यों का निर्माण होगा वो भाषा के आधार पर होगा। लेकिन जब देश आजाद हुई 15 अगस्त 1947 से भारत का संविधान बना, संविधान लागू हुआ। अब राजनेताओं की सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर अगर भाषा के आधार पर राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया किया जाए, राष्ट्र को एकीकृत किया जाए, तो क्या माहौल शांत रह सकता है? अभी 1947 ईस्वी में देश आजादी के उपरांत भीषण घटनाएं, भीषण हिंसाएं की राख अभी ठंडी नहीं पड़ी थी, और फिर से भाषा के आधार पर देश का विभाजन करना या फिर क्षेत्रीय विभाजन करना अच्छा नहीं था। मुस्लिम लीग वाले हालांकि हस्तक्षेप भी किए। मुस्लिम लीग वाले बोले कि क्षेत्र को जो है भाषा के आधार पर बांट देना चाहिए, या फिर जो भी स्वतंत्र राज्य है उन्हें यह अधिकार दे देना चाहिए कि वह किस प्रांत में शामिल होंगे या नहीं, या फिर वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन भारत के जो राजनेता थे उनको यह कदापि अच्छा नहीं लगा। वो सोचे यदि भाषा के आधार पर देश का विभाजन हो जाए, देश बटे, तो फिर से वैसे ही स्थिति हो जाएगी जिस तरह से पहले थी। पहले भी अनेक प्रकार के विखंडन रूप में भारत था, उसी का फायदा सभी ने उठाया, फिर वही स्थिति रहेगी, फिर कोई आएगा, फिर आक्रमण करेगा, फिर बात आ जाएगा। वो देश को एकीकृत कर करके एक सूत्र में बांधने का प्रयास है। लेकिन हुआ क्या, 1952 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में एक भीषण आंदोलन हुआ। आंदोलन में हुआ क्या, पोट्टी श्रीरामल्लू भाषा के आधार पर एक अलग आंध्र प्रदेश का निर्माण करना चाहते। पोट्टी श्रीरामल्लू आंदोलन में अभी सक्रिय ही थे, और भारत का जो राजनेता था उनके बीच यह असमंजस बनी हुई थी कि आखिर किया क्या जाए, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या फिर भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जाए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये असमंजस की प्रक्रिया थी। और उधर 52 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई, देश में भीषण दंगे हो गए, आगजनी हो गई। पुलिसिया कार्रवाई में अनेक लोगों की गोली भी लगी और अनेक लोगों की जान भी चली गई। अब भारत सरकार के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर इतना बड़ा नरसंहार को कैसे छुपाया जाए। हुआ क्या, 1953 ईस्वी में एक आयोग का गठन हुआ। यहाँ से याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला। 1953 से 1956 तक आपको याद रखना। श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिसिया कार्रवाई में बहुत सारे लोग मारे गए।
बहुत सारे लोगों की गोली भी लगी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1952 ईस्वी में घोषणा किए भाषा के आधार पर अलग राष्ट्र के निर्माण का। 1952 ईस्वी में घोषणा किए ताकि वहां की दंगे शांत हो जाए। पुनः 1953 ईस्वी में, यहाँ याद रखना आपको, 1952 ईस्वी में भाषा के आधार पर घोषणा हुआ अलग राज्यों के निर्माण हेतु कौन किए? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कॉपी और कलम साथ लेके बैठे ताकि जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट करें। अब देखिए 1952 ईस्वी में घोषणा हुआ। अब यहाँ पे आपको देखना होगा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में एक आयोग का निर्माण किया गया है ना, जिसका नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में बना। अब इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो फजल अली को बनाया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। अब इस आयोग के द्वारा यह प्रक्रिया तय की गई कि अब राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हो सकता है। पहले क्या था? 1920 ईस्वी, यहाँ समझिए कड़ी, 1920 ईस्वी में क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा जब हम आजाद होंगे तब। जब देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी में तो ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे बीच जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है, राष्ट्रीय एकता जो है उसकी लोप हो जाएगी, कमी हो जाएगी, फिर से राज्य विखंडित हो जाएगा और राज्य जो है कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन आंदोलन के उपरांत 1952 ईस्वी में फिर से यह घोषणा किया गया कि पुनः भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होंगे और 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। यहाँ आपको याद रखना है। इसके 2 सदस्य भी बने थे। उन दोनों सदस्य का नाम आपको याद रखना होगा। इनका सदस्य का नाम था, पहला सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और दूसरा जो थे उनका नाम था सरदार के.एम. पन्नीकर। 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्नीकर। याद रखना है यहाँ पे आपको। आगे हम चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ? 1952 में घोषणा हुई, 1953 में आयोग का गठन हुआ और फिर 1956 में, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 3 चीज याद रखना है। पहले देखिए कहां से आए हम? आए 1920 से। 1920 में कहा गया था कि देश जब आजाद होंगे तो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा। जब 1947 में देश आजाद हुआ, भारत सरकार जो भी थे, सरकार में जो भी थे वो यह घोषणा किए कि भाषा के आधार पर अब राज्य का गठन नहीं होगा, इससे राज्य जो है कमजोर पड़ जाएंगे, संघ का जो शक्ति है उसमें विच्छेद उत्पन्न होने से संघ कमजोर पड़ जाएगा। फिर देखिए 1952 में आंदोलन हुआ, दंगे हुए आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जब दंगे हुए तो 1952 में ही घोषणा किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि भाषा के आधार पर फिर से राष्ट्र बनाया जाएगा। और फिर 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी आयोग के माध्यम से 1956 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, यहां तक थमा नहीं, अभी प्रक्रिया है, अभी हैदराबाद के बारे में पढ़ना है,
मणिपुर के बारे में पढ़ना है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है, त्रावणकोर के बारे में पढ़ना है। अभी ढेर सारे फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है और किस प्रक्रिया से वो बने, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, शुरू में कितने क्षेत्र थे, लास्ट तक जाते जाते अभी आपका जान रहे हैं कि अभी जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हम आते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है राज्यों का मौलिक वर्गीकरण। देखिए, राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, क, ख, ग और घ में। इसके अलावा एक और पार्ट भी रखा गया था। उस पार्ट में भविष्य में जो भी राज्य को शामिल किया जाना था या भविष्य में जो भी राज्य प्राप्त होते उसको रखा जाना था। यानी ऐसे तो 5 पार्ट में विभाजित किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 4 पार्ट रखा गया था। क में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, पश्चिम बंगाल, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश 10 राज्य को रखा गया था। वही ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, मध्य भारत को रखा गया था। कुल 8 राज्य को रखा गया था। ग में थे अजमेर, भोपाल, कुर्ग, इसको कुर्ग पढ़िएगा। आगे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, कच्छ और बिलासपुर, है ना। नेक्स्ट है आपका घ में अंडमान और निकोबार को रखा गया था। यानी कुल मिलाकर करके 10, 8, फिर कितना 10 और एक ये, टोटल लगभग इसको माना गया था 29, जिसको 28 में रखा गया था। इसको उतना महत्व नहीं दिया गया, टोटल 28, है ना, याद रहे। यहाँ पे बाद में क्या किया गया, ये तो 1956 के पहले की बात है। अब 1956 के बाद आते हैं। 1956 के बाद राज्य का जो एक अधिनियम बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, आपको बताए थे 1953 में आयोग का गठन हुआ और 1956 में अधिनियम बना। 1956 के बाद यही राज्य को, कुल 28 राज्य को 20 में तब्दील कर दिया गया, मतलब 20 राज्य बना दिया गया, जिसको 2 भाग में बांटा गया। चलिए आते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो मैंने देख लिया 4 राज्य के बारे में, क, ख, ग और घ। ये तो 1956 के पहले के राज्य थे। अब 1956 के बाद के राज्य देखते हैं। 1956 के बाद जो 28 राज्य थे उससे 20 राज्य में तब्दील कर दिया गया और 20 राज्य को जो है 2 भागों में बांटा गया। एक जो था स्वायत्त राज्य, स्वायत्त राज्य, और दूसरा जो था केंद्र शासित प्रदेश, है ना। अब देखिए, स्वायत्त राज्य में कौन कौन सा था और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा था, उसका नाम आपको याद रखना है और उसकी संख्या कितनी थी वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए आते हैं, स्वायत्त राज्य में कौन था। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कॉपी कलम लेकर करके इसको नोट करें और याद करें, ठीक है। फिर एक बार पढ़ देता हूं मैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो थे स्वायत्त राज्य में थे। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में जो था हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, मतलब 14 और 6 दोनों मिलाकर के संख्या कितनी हो गई, 20। पहले थी संख्या, पहले 1956 के पहले संख्या था 28 और 1956 के बाद संख्या हो गया कितना, 20। 1956 के बाद संख्या कितना हो गया, 20। पहले 28, अब कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे ये समझना है कि 1956 का जब अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें अनेक बातों की चर्चा की गई थी। पहला बात उसमें रखा गया था कि इसको मंडल में बांटा गया। टोटल राज्य को, 20 राज्य को जो है 5 मंडल में बांटा गया और 5 का नाम दिया गया उत्तरी मंडल, केंद्रीय मंडल, पूर्वी मंडल, दक्षिणी मंडल और पश्चिमी मंडल। अब देखिए, उत्तरी मंडल में किसको रखा गया, उत्तरी मंडल में किसको रखा गया, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को जो है उत्तरी मंडल में रखा गया। उसके बाद आइए केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल में यूपी और एमपी को रखा गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। उसके बाद आइए पूर्वी मंडल में। पूर्वी मंडल में रखा गया बिहार को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, असम को, त्रिपुरा को और मणिपुर को। उसके बाद आइए दक्षिणी मंडल में। दक्षिणी मंडल में किससे रखा गया, दक्षिणी मंडल में रखा गया आंध्र प्रदेश को, मद्रास को और कर्नाटक को।
उसके बाद आइए आप बम्बई पश्चिम मंडल में रखा गया बम्बई और कर्नाटक को। सर यहाँ रुकिएगा थोड़ा सा 1 मिनट, कोई दिक्कत हो रही है उसको देख लेते हैं एक बार फिर से। सॉरी, यहाँ पे केरल होगा, दक्षिणी मंडल में केरल को रखा गया था, दक्षिणी मंडल में रखा गया था आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल को, और पश्चिमी मंडल में रखा गया था बंबई और कर्नाटक को। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। 1956 के अधिनियम के अनुसार दूसरा बात जो कही गई थी वो था कि इस अधिनियम के तहत राज्य में जो भी विधान परिषद की संख्या थी उसका निर्धारण किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आइए, 1956 के अधिनियम के तहत ही कहा गया था कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में, मतलब कौन राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ होगा, एक से अधिक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होंगे या नहीं होंगे, ये सब की चर्चा भी किया गया था। आगे पॉइंट आता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए थे, प्रशासनिक क्षेत्र के अन्य अधिकारी की जो चर्चा किया गया था, ये भी किया गया था 1956 के अधिनियम में। 1956 का अधिनियम बस इतना तक रुकता नहीं है, इसके बाद भी अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। और आप लोग को हाल फिलहाल याद होगा कि 2000 ईस्वी में फिर आपको याद होगा 2014 में, है ना, तेलंगाना अंतिम राज्य बना भारत का। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट फैक्टर, वो राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन राज्य कब बना, किस अधिनियम के अंतर्गत बना, और पहले उसकी स्थिति क्या थी, अब उसकी स्थिति क्या है, किस प्रक्रिया के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ। इतना चर्चा अभी हम करेंगे। ये चैप्टर का जो है लास्ट फैक्टर यही है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहती है, आप लोग बशर्ते ध्यान पूर्वक पढ़े। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला फैक्टर क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत के राज्य के बारे में। यानी भारत में अभी तक कितने राज्य हैं? अभी तक भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए कौन राज्य कब बना, कैसे अस्तित्व में आया, उसको हम चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा कि 1956 के बाद भाषा के आधार पर गुजरात और बम्बई दोनों राज्य का विलगित हुआ, मतलब एक विखंडन हुआ, और गुजरात जो है गुजराती भाषा के आधार पर 15वां राज्य बना। यानी हम देखते हैं यहाँ से 14 राज्य तो उधर देख लिए, 15वां राज्य बना गुजरात, 15वां राज्य गुजरात बना, है ना। ये भी भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर कौन भाषा? गुजराती भाषा, गुजराती बोलने वाले गुजरात राज्य में तब्दील हो गए, है ना। नेक्स्ट लिखा जाए, आगे देखते हैं 15वां राज्य के बाद 16वां राज्य कौन बना? तो 16वां राज्य सबसे पहले आपको देखना है कि नागालैंड जो है, नागालैंड जो है 16वां राज्य बना, है ना। तो देखते हैं 16वां राज्य बना नागालैंड, है ना। आपको यहाँ ये याद रखना है कि नागालैंड कब बना 16वां राज्य, किस संशोधन के आधार पर 16वां राज्य बना, और नागालैंड में जो मतलब पूर्वोत्तर स्थिति थी वो क्या थी। तो आपको यहाँ याद रखना है, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिखिए कि 1963 ईस्वी में, लिख देता हूं मैं यहाँ नागालैंड के बारे में। 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी, 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी और असम से बाहर 1963 ईस्वी में नागा पहाड़ी और असम से बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड बनाया गया, नागालैंड बना गया। अब आपको ये समझना है कि नागालैंड 16वां राज्य बना, कब बना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को जो है नागालैंड 16वां राज्य बना। अब आइए 17वां राज्य कैसे बना, कौन बना? तो आपका 17वां राज्य का उदय जो हुआ,
17वां राज्य। 17वां राज्य बनने से पहले हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश तीनों एक ही था। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश तीनों एक ही था। अब यहाँ भी भाषा के आधार पर दिक्कतें हुई। हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे और वहीं चंडीगढ़ में जो है आपका पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ भी दिक्कत हुई, भाषा के आधार पर राज्य परिवर्तन की मुद्दा सामने आई। हरियाणा को जो है 17वां राज्य बना दिया गया। हरियाणा को 17वां राज्य बना दिया गया और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वहां भी तारा सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलने लगा कि चंडीगढ़ को भी जो है हिमाचल प्रदेश से अलग एक पंजाब प्रांत बनाया जाए। तो आप पहले पढ़े होंगे पंजाब प्रांत में ही ये सब आते हैं। तो फिर पंजाब प्रांत का गठन हुआ। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश से एक अलग राज्य बनने का वहाँ का जो आंदोलन होने लगा। वहाँ के लोग आंदोलन करने लगे कि हिमाचल प्रदेश को भी एक अलग राज्य बनाया जाए। तब हिमाचल प्रदेश जाकर करके 18वां राज्य बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। चलिए अब आते हैं 19वां राज्य के बारे में। 19वां राज्य कौन बना? अब आते हम 19वां राज्य के बारे में। 19वां राज्य आपका बना है ना मणिपुर है ना। उसके बाद आते हैं 20वां राज्य। 20वां राज्य आपका बना त्रिपुरा और फिर आते हैं 21वां राज्य। नीचे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? फिर आते हैं 21वां राज्य। 21वां राज्य आपका बना मेघालय। अच्छा, ये राज्य बना कब? ये बना आपका 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत। 1969 में 22वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए यहाँ तक तो आ गए हम। अब आगे देखते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में 14 राज्य था। 15वां राज्य बना आपका गुजरात। 16वां राज्य बना नागालैंड। 17वां राज्य जो बना आपका हरियाणा और फिर 18वां राज्य आपका बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य कब बना वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। 1971 ईस्वी में बना था। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य 1971 ईस्वी में बना था। फिर आइए 19वां राज्य बना मणिपुर है ना, कब? 1969 में। फिर आइए 20वां राज्य बना त्रिपुरा। फिर आइए 21वां राज्य बना मेघालय। 21वां राज्य तक तो पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं आगे कौन कौन सा राज्य बना, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। 22वां राज्य बना आपका सिक्किम। और कब बना सिक्किम बना 26 अप्रैल 1975 को। 26 अप्रैल 1975 को जो है सिक्किम 22वां राज्य बना। उसके बाद आते हैं 23वां राज्य। 23वां राज्य बना आपका मिजोरम। फिर आते हैं 24वां राज्य। 24वां राज्य आपका बना यहाँ पे 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये 25वां राज्य आपका गोवा बना है ना। ये तीनों जो बना है 1987 ईस्वी में बना। 1987 ईस्वी में बना। उसके बाद आइए छत्तीसगढ़ यानी 26वां राज्य। 26वां राज्य आपका बना छत्तीसगढ़। ये बना आपका 1 नवंबर 2000 को। फिर बना आपका उत्तराखंड 27वां राज्य आपका बना उत्तराखंड। ये आपका बना 9 नवंबर 2000 को। और फिर 2000 में ही बना झारखंड 28वां राज्य बना झारखंड। इसका निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000। ये जो बना था
28वां राज्य बना। और 29वां राज्य देखते हैं, दिखाई दे रहा 29वां राज्य आपका बना तेलंगाना। और ये जो बना आपका 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। तो ये तो आप देख रहे हैं 14 राज्य से 28 राज्य कैसे हुआ, 29 राज्य कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, यानी केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति क्या थी। प्रारंभ में तो 6 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हो गई, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। 22वां राज्य आपका बना सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। 23वां राज्य बना मिजोरम। 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी को। 25वां राज्य बना गोवा, हाँ 1987 ईस्वी को, ये तीनों बना था। 26वां राज्य बना छत्तीस प्रदेश 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, है ना। 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। उसके बाद हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। कौन केंद्र शासित प्रदेश कब बना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आइए, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, है ना। दादर और नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था आपको 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में 10वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद आइए, वहां के बाद आइए आप दमन-दीव में 1961 ईस्वी में जो है ये जो है आजाद हुआ पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से। और 1962 ईस्वी में दमन-दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1962 ईस्वी में। दमन और दीव, गोवा दोनों एक ही था। गोवा 1987 ईस्वी में राज्य बन गया और ये क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद आइए पुदुचेरी जो है आपका केंद्र शासित बना, है ना। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कब बना, ये जो बना आपका 1962 ईस्वी में भी ये बना था। अब आइए, अब तो टोटल हो गया ये 3, उधर था 6 + 3 यानी 9 केंद्र शासित हो गया। केंद्र शासित 9 केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। और 28 राज्य, 28 + 1 29 राज्य की चर्चा हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा लिया गया। जब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हटा तो एक इधर माइनस हो गया, ये कितना हो गया, टोटल 28 राज्य हो गए। कितना राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं 8 ही है। 8 ही केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को दमन दीव प्लस नगर हवेली दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दमन और दीव और नगर हवेली मिलकर के जो है 31 अक्टूबर 2019 को एक बन गया। तो उधर कितना हो गया, 6 1 7 7 1 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य। बस आज भर इतना ही, आज के लिए आप लोग के लिए इतना काफी है ना। इसको अच्छे से होमवर्क कीजिए ताकि पहला चैप्टर से कहीं भी एक फैक्टर आपका छूटे ना। ठीक है, बाय।